हम आपके सामने ये ग्लोबल वार्मिंग और फॉसिल फ्यूल के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा इस्तेमाल से जलवायु परिवर्तन होता है और उसके बुरे असर पड़ते हैं जनजीवन पर। लेकिन अब चूँकि तवानाई या ऊर्जा के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, इसलिए उसकी भी खोज होती है और उसके लिए भी कोशिश जारी रहती है। आज उसके लिए ट्रेस फॉसिल यानी जीवाश्म के खाके, जीवाश्म के नक्शे और जिसे इक्नोलॉजी कहते हैं, उसका माहिर इक्नोलॉजिस्ट कहलाता है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो चूँकि सब तमाम हादसे, ये सब तमाम चीज़ें ज़मीन पर रूनुमा होती हैं जो इसी दुनिया में है, इसी ब्रह्मांड में है और इसी कायनात में है। तो लोगों ने, साइंसदानों ने शुरुआत की कि भाई ब्रह्मांड कैसे बना। तय हो गया कि 10 से 15 अरब साल पहले एक प्रचंड धमाके बन गए। अब ये शुरू हुआ कि ज़मीन कैसे बनी या ये क्या है, कैसे तमाम चीज़ें, चांद वगैरह, उसके लिए भी ज़्यादा कोशिशें हुई और आखिरकार पता चला कि ये जो सूरज है, जो आग का दहकता हुआ गोला है, उसके कुछ हिस्से जब एक दूसरा सितारा उसके पास से गुजरा और वो जनाब एक लहर पैदा हुई और 7 प्लैनेट्स में बदल गई, उनमें एक ज़मीन भी एक हमारा प्लैनेट हो गया। फिर अब ये शुरू हुई कि भाई अब ये ज़मीन यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या उस पर तमाम तफसीलात चल रही हैं। पता ही चला कि वो पहले ये भी एक आग का गोला थी, होते करते ये धीरे धीरे गैस और उसके बाद फिर द्रव की शक्ल में बदल के, और आप समझिए 4.5 अरब साल बाद धीरे धीरे ये इस तरह से अब पैदा हो गई जो ये शक्ल मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन या तब्दीली कुदरत का कानून है और इस नेचर के इस चेंज को बरूए कार लाता है फितरत या नेचर। इसके लिए कोशिश करते रहते हैं हमारे साइंसदान कि ये तब्दीली कैसे हुई, क्या हुई। आखिरकार ये अपने थाईलैंड के एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलविदों ने, या जिन्हें कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के ज्ञाता ने बताया कि अब तक जैसे ज़मीन है और उसका बस एक ही चांद है जो उसके परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, 2 चांद के लिए भी ये हुआ कि बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिनके 2 चांद हैं, लेकिन जनाब एक क्षुद्र ग्रह की दरियाफ्त हुई जिसमें पाया गया कि 3 चांद हैं, और ये क्षुद्र ग्रह मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह तो बस आप समझिए कि छोटे ग्रह, जैसे आप जानते हैं कि अर्थ, मार्स, प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, ये वगैरह वगैरह, ये सब तो बड़े ग्रह हैं। लेकिन क्षुद्र ग्रह क्या है? प्लूटोन क्षुद्र ग्रह हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये अपना आसमान, अपना अंतरिक्ष, हर प्रकार के आसमानी मादे, आसमानी पदार्थ यानी अजराम फलकी यानी आकाशीय पिंड से भरा हुआ है, जिसके अंदर सैटेलाइट है। सैटेलाइट तो हो गया जो किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमे, वो सैटेलाइट है। जैसे हम लोगों की है, हम लोग यहाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी भेजते हैं, और समझिए 3 से 4 मिलियन सैटेलाइट ये हैं जो अपना आकाश में, आसमान में, स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं। अब ये तरह तरह के ज्ञान, तरह तरह की जानकारियाँ देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने बताया कि वो मंगल ग्रह, उस पर जीवन की खोज जारी है और पानी भी मिल गया। लोग कहते हैं साइंसदान के मुताबिक वहाँ पर जनाब निष्क्रिय ज्वालामुखी भी मिल गया, और साथ ही साथ ये भी है कि अभी भी
मंगल ग्रह पर वैसे ही खोज जारी और कोशिश हो रही है कि बस्ती वहाँ बसाई जा सके। इन्हीं तमाम जानकारियों को आगे करते हुए अब ये हुआ कि भाई सूरज के बारे में और कुछ मालूम है कि नहीं। तो इसमें जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने देखा अपने जो ऑर्बिटल ये है अपना स्पेस ऑर्बिटल, और जो सन इमेज, उसकी सूरज की इमेज की कैमरे से अक्कासी करता है और मालूम करता है। उसने पाया कि ये तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ है, सूरज की सतह पर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ है। तो उस स्पेस जो एक तरह से सैटेलाइट हो गया, अंतरिक्ष सैटेलाइट हुआ, उससे तस्वीर भी खींची गई और सन इमेजर से उसमें कैद कर ली गई वो तस्वीर जो वहाँ ज़बरदस्त धमाका हुआ। धमाके तो होते ही रहते हैं सूरज में, और विकिरण या रेडिएशन होता है जो लाखों मील तक इसमें फैल जाता है, ज़मीन तक भी आता है। उसके लिए भी तरह तरह के, जैसे आजकल हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए जहाँ और तमाम चीज़ों की जिम्मेदार ठहराते हैं, ख़ासतौर से फॉसिल फ्यूल के, वैसे ही एक सूरज से आने वाली इस प्रकार की भी किरण है। अब ये हुआ कि इस भयानक इसको कर लिया गया, कैद कर लिया गया कैमरे में। उस वक्त ये समझिए कि जितनी ज़मीन और सूरज के बीच की दूरी है, उससे समझिए दशमलव यानी 0.3 गुना ये अपना जो कैमरा था उसने सूरज की तस्वीरें खींची। यानी इतना करीब सूरज के चला गया था जितनी कि हमारे सूरज और ज़मीन के बीच की दूरी है। कहने का मतलब यह है कि इतना करीब और कोई सैटेलाइट नहीं पहुंचा जो ऐसी तस्वीर ले सके। ये तरह तरह के ज्ञानवर्धक हैं कि ये रेडिएशन हो रहा है, सूरज की तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह से ये हुआ कि भाई जिस तरह से कि हमारी ज़मीन पर जीवन का अनुकूल यानी एक तरह से मौसम है, क्योंकि पहले तो ज़मीन भी पूरी वीरान थी। आपको इससे सबको मालूम है कि वो ज्वालामुखी फट रहे थे, गर्म पानी का समुंदर मौजन था, होते करते एक सेल के जानवर से शुरुआत हुई एस्ट्रोमेटोलाइट, और होते करते फिर जो मिडिल जुरासिक क्रेटेशियस तक का ज़माना था, 180 मिलियन ईयर्स एगो यानी तकरीबन, और वहाँ पर डायनासोर पैदा हो गए। फिर मल्टी सेलुलर एनिमल होते होते अकल वाले एनिमल, जैसे जिसे एनिमल ना अपना कहें लोग बुरा मानेंगे, मानव जाति है जी शऊर अशरफुल मखलूक़ात, इस तरह से ये हो गई। अब ये खोजा जा रहा है कि क्या इसके अलावा भी ऐसा कोई है जहाँ पर के जीवन हो। तो फिर वही एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने खोजा कि हाँ भाई एक क्षुद्र ग्रह है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह तो उसे कहते हैं जो अपने जब शुरू होता है तो वो वाइट और नीले रंग की और रोशनी ये सब देता है, लेकिन जब वो देना बंद कर देता है और बहरहाल क्षुद्र ग्रह पाता है, तो कहा गया कि क्षुद्र ग्रह ये उसी स्पेस में है जो कि बहुत एक तरह से करीब है, सूरज के डूबने के वक्त ही वो उसके क्षुद्र ग्रह के दर्शन हो सकते हैं, और उस क्षुद्र ग्रह में जीवन का वो पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का बहुत अनुकूल है वो मौसम। और बड़े जो प्लेनेट होते हैं, बड़े ग्रह जैसे ज़मीन वगैरह, या बड़े तारे जैसे हमारा सूरज, और भी जब ये अपना एटमी ईंधन घूमने की वजह से समाप्त कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है, तो बड़े ग्रह तो ये हो जाते हैं
ब्लैक होल बनाते हैं, ब्लैक होल में चले जाते हैं। एक तरह से काला आप छेद कह सकते हैं, बहुत बड़ा, जो आपकी समझ सोच से बाहर है। क्योंकि आप अभी तो जैसे आपको बताया कि वही बुलबुले के बारे में बताया था कि इंटरस्टेलर गैस था, इंटरस्टेलर गैस थी, उसके बड़े से बुलबुले में हमारा जनाब यही सौरमंडल है, सूरज का खानदान है। तो जितने बड़े है, जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, उसमें ये आ गया सूरज का खानदान। इसमें प्लेनेट और बृहस्पति और यानी ये जुपिटर वगैरह और मार्स, दुनिया भर सब प्लैनेट्स। तो क्षुद्र ग्रह की तो कोई हैसियत ही नहीं होती। वो डूबते सूरज के पास पाया गया कि उसका जो दूसरे ग्रह वो है उसके यानी इतना अनुकूल है वो उसका, ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है, कि वहाँ ज़िंदगी के आसार पाए जा रहे हैं। तो ये जो है ज़िंदगी की शुरुआत या ज़िंदगी की संभावना इस क्षुद्र ग्रह में है कि नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारे लिहाज से डूबता सूरज है, क्योंकि जब पूरा सूरज चलता है, मतलब रहता कायम रहता है, उस वक्त तो आमतौर से उसकी इतनी तेज़ रोशनी होती है कि उसमें किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह वगैरह उसकी रोशनी के दिखाई नहीं पाते। लेकिन जब डूबता सूरज का मतलब यह नाम लिया गया, तो यानी उस वक्त ये ग्रह दिख रहा था। तो ये ग्रह ऐसे सूटेबल वातावरण में है जिसमें आबादी हो सकती है। ये ग्रह आप समझिए 117 वर्ष दूर है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी से 117 प्रकाश वर्ष। अभी मैंने ज़रा सा जो वर्ष कहा तो उसे प्रकाश वर्ष, क्योंकि आप ये मान के चलिए 117 वर्ष तो कुछ होता ही नहीं। तो अब ये अच्छा, अब ये क्षुद्र ग्रह क्यों है? इसके लिए ऐसा कहता है कि 65 यानी 65 ऐसी बनावटें हैं चंद्रमा आकार की, जैसे अपना चंद्रमा जमीन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वैसी 65 बनावटें यानी 65 बनावटें चांद के आकार की ऐसी हैं जो इस क्षुद्र ग्रह का चक्कर लगा रहा है। तो इससे पता चलता है कि कोई ना कोई ग्रह है। जैसे ये अपना पृथ्वी ग्रह है, उसका एक चंद्रमा, अभी आपको बता चुके हैं 2 चंद्रमा और 3 चंद्रमा। आप ये समझिए यहाँ 65 टाइप के लीजिए आकार के चंद्रमा है। इससे लगता है कि होगा वहाँ पर, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। और ये कहा जाता है कि भाई ये जो है अपनी समान दूरी पर स्थित है। इससे पता चलता है कि क्षुद्र ग्रह का जो आकर्षण क्षेत्र है उसके ही प्रभाव में ये तमाम बनावटें हैं। अब ये तो वहाँ पर हो गई बात ख़त्म कि किस तरह से क्षुद्र ग्रह में ज़िंदगी है, क्या है, वो तो उसकी पुष्टि होना बाकी है। और फरही साहब हैं प्रोफेसर अपने लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के, उन्होंने सब बताया। खैर, जैसे अभी आपको बताया कि यहाँ पर पुष्टि हो रही है, लेकिन ज़मीन पर तो जीवन की पुष्टि हो गई। अब जीवन की पुष्टि हो गई तो हमने देखा कि स्ट्रोमेटोलाइट, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़माना था तो एक तरह से अलगी थी जिसने कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया, और उसके बाद वातावरण में ऑक्सीजन आम हुई, लीजिए वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स पैदा हो गए। अब अकल वाले जानवर यानी मानव जाति पैदा हुई, आदमी अशरफुल मखलूक़ात, उसमें बुद्धिजीवी तो खैर हम हर कोई अपने को कहता है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो वाकई जब खोज करते हैं, तजुर्बा करते हैं, तो नतीजा सामने आता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हुआ कि भाई ये जो आदमी को अच्छा जीवन जीना है और आराम आसाइश की ज़िंदगी, विकास की दौड़ शुरू हुई। उस विकास में अब शुरू हो गया कि क्या किया जाए, तवानाई क्या हो, ऊर्जा शक्ति के लिए
पेट्रोल और गैस और कोयला, क्योंकि यही है जो आसानी से हम लोग इस्तेमाल करना जानते हैं, आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन हाँ, पेट्रोल की खोज थोड़ा सा मुश्किल होती है। तरह तरह की आप समझिए खोज करते हैं, तरह तरह की स्टडी करते हैं, उनमें फॉसिल्स भी है। ये यूनिसेलुलर एनिमल है, चाहे वो प्लांट फॉसिल हो चाहे वो एनिमल फॉसिल हो। अब लीजिए जनाब, शुरू हुआ कि भाई अगर फोरामिनीफेरा जो आमतौर से पेट्रोल की खोज में इस्तेमाल होता है वो नहीं मिला, तो चलो ऑस्ट्राकोड, रेडियोलेरिया और या कोनोडोंट वगैरह। अब देखा गया कि बॉडी फॉसिल ही नहीं मिल रहे हैं, अब क्या किया जाए? तो उसके लिए हुआ कि भाई चट्टानों पर जो तरह तरह की आड़ी तिरछी लकीरें, कुछ गोल कुछ शाखदार वगैरह वगैरह मिली, तो ये क्या है? तो तय पाया गया कि ये एक्चुअली चट्टानों पर बने हुए वो फॉसिल हैं, यानी उनके घर हैं जो जानवर रहते थे इनमें, इन घरों में। अरे आपको मिसाल के लिए अपनी ज़मीन पर का आपको दे देते मिसाल, आप दीमक देखिए। दीमक का आपने देखा होगा सुरंग नुमा एक पतला सा मट्टी का एक तरह से स्ट्रक्चर संरचना है जो आपको हर जगह मिल जाएगी, पता चल जाएगा आपको। ऊपर से तो लगेगा इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो खाली कुछ होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको तोड़ेंगे तो देखेंगे इसके अंदर से तो दीमक निकल रही है। या मिसाल के तौर पर दूसरी चीज़, यही दीमक अगर आप जंगल में जाएंगे तो बड़े बड़े टीलों की शक्ल में दिखेगी, यानी है तो दीमक वही, लेकिन यहाँ उसने रहने का दूसरा तरीका बदला और पता चला कि दीमक है। लेकिन ख़ास चीज़ ये है कि इसका माहौल, जहाँ नमी होगी वहीं दीमक मिलेगी, सूखी जगह पर आपको नहीं मिलेगी। आप रेगिस्तान में आप घूमिए, कहीं आपको दीमक नहीं नज़र आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर नम जगह पर पाएंगे तो दीमक है। ये एक तरह से ट्रेस फॉसिल है, आप ये कह सकते हैं ये रिसेंट का ट्रेस फॉसिल हो गया, अगर सिर्फ दीमक मिले, दीमक ना मिले और सिर्फ ये इस टाइप का मिले। अब वजह उसकी क्या है बताने की, है सीधी सच्ची बात यह है कि समुंदर की चट्टानें यानी परतदार चट्टानों पर इस किस्म के निशानात मिले, जो कुछ गोल थे कुछ यू शेप के थे। इसको लिथास करके एक बहुत मामूली जानवर है, नाम है इसको लिथास। जैसे मछलियों, श्रिम्प मछली वो दूसरे टाइप के बनाती है, खोल उसमें रहती हैं। कुछ मछलियाँ बस इसमें मूंगे की चट्टानों में रहती हैं, और कुछ मछलियाँ ऐसी जगह रहती हैं जो बस जहाँ पर बालू ज़्यादा है। कहने का मतलब ये कि हर जानदार पानी का अपने लिहाज से ऊपरी परत से लेकर के नीचे फर्श समुंदर तक रहता है। जो ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहते हैं वो जनाब प्लैंक्टन है, अपने से फ्लोट करने वाले। कुछ तैरने वाले स्विमर जिसे बोलते हैं, मछलियाँ वगैरह। कुछ होते हैं जो फर्श समुंदर से अटैच रहते हैं, वो बेंथॉस कहलाते हैं। ये सब टर्म दे दिया गया है ताकि मतलब लोग आसानी से समझ सकें कि क्या है ये। तो इसी तरह से जब हमें ये सब नहीं मिलता और सिर्फ जानवर के बजाय, बॉडी फॉसिल के बजाय ये मिल जाता है, उनके निशानात जो डिफरेंट, जो मुख्तलिफ विभिन्न प्रकार के होते हैं, आड़े तिरछे सीधे गोल। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा चूटियाँ भी अपने बिल में कतरने वगैरह ले आती, पत्ती को काट करके, और उस पर वो फंगस वगैरह उगाती हैं ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से ये जो ट्रेस फॉसिल में जो आड़े तिरछे हैं, इसके अंदर बहुत से जो उस ज़माने में जानवर रहते थे वो भी अपने लिए उगाया करते थे। ये तमाम ये समुद्री ये पेड़ पौधों को ले आके या प्लैंक्टन को ले आके
उसके अंदर रखते थे। कुछ ऐसे बनाते थे जैसे अभी गुजरात में पाया गया कि केकड़ा जो है वो जल्दी जल्दी, जब वहाँ पर जलजला आया था तो वहाँ पर जब ऊंची ऊंची लहरें उठी तो केकड़े जल्दी 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 अपने दुबक जाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया वो पैनिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी तरह से जो आप देखिए कि एग्स, डायनासोर्स के एग मिले, वो भी एक तरह से ट्रेस फॉसिल है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये ट्रेस फॉसिल काम आएंगे पेट्रोल की खोज में। कब से हैं, कब तक हैं? तो ट्रेस फॉसिल के बारे में बात हो रही है, जिसमें अभी हमने बताया कि अपना जो डायनासोर्स हैं उनके फॉसिल तो बॉडी फॉर्म में मिले, यानी बोन्स उनकी जो थी, सख्त बोन्स, उनकी उसी शक्ल की जो बड़ी बड़ी छिपकलियों की हो सकती है, हाथी की साइज की, वो मिल गए उसके बॉडी फॉसिल। लेकिन जो एग उनके मिले हैं, कच्छ में मिले हैं इनके एग, ये ट्रेस फॉसिल है। तो अब मुख्तसर हम ये बताना चाहते हैं कि समुद्री फर्श पर चाहे टाइडल फ्लैट हो, यानी मद्दो जज़र का एरिया, टाइडल फ्लैट, ज्वार भाटा आता है, यानी पानी आया हाई टाइड, उसके बाद फिर पानी वापस लौट गया लो टाइड। तो नर्म फर्श पर जब जानवर छेड़छाड़ करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, जैसे कि केकड़े, और पता चला कि वो अपने म्यूकस या चिपचिपे जो बलगम नुमा उनका पदार्थ होता है, थूक तो खैर उतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता जितना बलगम, तो बलगम नुमा म्यूकस से ये लोग अपने बोर यानी अपनी सुरंग की दीवारों को मजबूत करते हैं। और तरह तरह की मुख्तलिफ, जैसे श्रिम्प मछली, वो इसमें रहने के लिए इस्तेमाल करती है। श्रिम्प जैसी एक मछली है, वो ईल जैसी एक मछली है, वो स्कोलिथास में रहने के लिए इस्तेमाल करती है। बल्कि लिंक वगैरह कुछ साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि 4 मिलीमीटर गहरा या इससे थोड़ा बड़ा यू शेप का स्कोलिथास टाइप, जिसे हमने अभी बताया, उस टाइप के घर बनाने के लिए या बोरिंग या सुरंग बनाने के लिए हमारे जो छोटे केकड़े हैं वो जिम्मेदार है, जो नॉर्थ समुंदर में टाइडल फ्लैट पर बनाया गया। टाइडल फ्लैट बताया अभी, मद्दो जज़ार ज्वार भाटा का एरिया, उसका जो मैदान होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाफ़ात में, समुद्री मज़ाफ़ात में आपको मिलेंगे। जैसे कोंड्राइटिस है, कोंड्राइटिस एक शाखदार पेचीदा टाइप का ये जानवर बनाता है, ये घर कोंड्राइटिस कहलाता है। ये बताता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम थी, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, उसका माहौल बताता है। अच्छा, उस बात का सबूत उससे भी मिलता है कि वहाँ पर कार्बन के मटेरियल और सिडेराइट वगैरह, ये आयरन का वो होता है, जब रिड्यूसिंग कंडीशन में ये जो लोहा होता है जब बदल जाता है कुछ लालपन या जंग नुमा लिए हुए, तो वो और कुछ सिडेराइटिक वो काले होते हैं रंग में, तो ये कार्बन मादे के साथ ये बताते हैं कि गैर ऑक्सीजन माहौल का। तो बल्कि ये देखा गया कि इसकी स्टडी नंदासन 5, ये जो वहाँ का गुजरात में नंदासन एरिया है, वहाँ की कोर ली गई, और उसको पहले कोर को पहले जो उसको मटेरियल लगा होता, केमिकल वगैरह, मड शक्ल में, मड की कीचड़ की शक्ल में, उसको पानी से अच्छी तरह से धो करके साफ करके देखा गया कि उस पर जनाब यू शेप के भी हैं, कुछ थैलिसोनाइड्स हैं। थैलिसोनाइड को ये होता है टी शेप भी है होता है और वाई शेप भी होता है, और इन जहाँ से शाखें निकलती हैं वहाँ पर एक थोड़ा सा गांठ सी
दिखाई देती है। तो ये थैलेसनाइटिस हो गया। तो पहली डिक्टियान ये वो ट्रेस फॉसिल है जो गहरे समुद्र में पाया जाता है। लेकिन हमारे नंदासन के कुएं में जब ये स्टडी की गई तो ये आमतौर से शेल में मिले। शेल चिकनी मिट्टी, आप समझ लीजिए चिकनी मिट्टी होती है, उसको शेल कह दीजिए। और सैंडस्टोन, ये इसके जो शेल और सैंडस्टोन की सरहद थी वहाँ पर ये फॉसिल मिले। ये कॉन्ड्राइटिस भी, स्कोलिथास भी, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि दोनों में जो सैंडस्टोन होगा दरदरा होगा और चिकनी मिट्टी या शेल चिकनी होगी। तो वहाँ पर जो बाउंड्री लाइन बनेगी उनके म्यूकस या बायोटर्बेशन कहलाता है, क्योंकि अब करीब के उसके अंदर जो पहले था ये रिजर्वायर रॉक जैसे हुआ करती जिसमें तेल का ज़ख़ीरा होता है, यानी सैंडस्टोन, इन जानवरों के इस एक्टिविटी से, इन तमाम हरकत से या तो उसमें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सलाहियत पैदा हो जाती है, यानी रिजर्वायर रॉक अच्छी हालत में हो जाती है, या अगर दूसरी किस्म के वो केमिकल यूज़ करते हैं तो उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वो एक तरह से सलाहियत जाती रहती है। मतलब कहने का ये है कि ये जानवर अपनी ज़िंदगी में जो रद्दोबदल किया, छेड़छाड़ किया, तो इससे केमिकल भी और फिज़िकल यानी कीमियाई और तभी बनावट में सैंडस्टोन के शेल्स के फ़र्क पड़ा करता है। और यही जब पता चल जाता है कि यहाँ ट्रेस फॉसिल है और स्टडी किया कि क्या रिजर्वायर रॉक की सलाहियत आ गई या रिजर्वायर रॉक की सलाहियत ख़त्म हो गई, तो इन ट्रेस फॉसिल के मुताले से ही पता चल गया। और जो अभी बताए कॉन्ड्राइटिस वगैरह, इसके इससे पता चला कि वहाँ गैर ऑक्सीजन माहौल था, यानी रिड्यूसिंग कंडीशन, ब्रेकिश वाटर कंडीशन था। और जब पता चला कि नंदासन कुएं जो अभी मैं बात कर रहा था वहाँ पर ट्रेस फॉसिल कम मकदार में मिले, क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रेकिश वाटर इन्वायरमेंट था और उसके बाद फिर यहाँ इसलिए ज़्यादा जानवर नहीं रहते थे कि अपना घर यहाँ बनाए बोरिंग शक्ल में या शानदार शक्ल में एक कुछ। तो ये असल में एक पुल है पैलियोंटोलॉजी और सेडिमेंटोलॉजी के बीच में। सेडिमेंटोलॉजी होता है यानी सैंडस्टोन या रेत या इसकी सेडिमेंट्स की तलछट की ये स्टडी, जिससे परतदार चट्टान बनती है। और पैलियोंटोलॉजी होता है पुराने ज़माने के जानवर, अब जानवर नहीं मिले तो उनके घर, अब ये पैलियोंटोलॉजी हो गया। तो इस तरह से साथ साथ पैलियोंटोलॉजी के साथ सेडिमेंटोलॉजिकल भी स्टडीज होती है। इससे नतीजा अच्छा और सही निकलता है। आखिरकार बताना यह है कि ये सब पेचीदा तमाम किस्म के मुताले हैं, जिससे पता चला कि ये क्या माहौल था। इसी से पैलियो जियोग्राफी यानी पुराने ज़माने का जोग्राफिया, पैलियो एनवायरनमेंट, पुराने ज़माने का माहौल पता चलता है, जो कि तमाम कोरिलेशन और ये सब से पता करके तेल निकालने में मददगार साबित होता है। बल्कि ये जो तमाम ट्रेस फॉसिल्स के एक्सपर्ट हैं, ओस्कुड हैं और बहुत से हैं, नाम याद भी नहीं इस वक्त, उन्होंने बताया कि ये स्कोलिथास वगैरह वो या ये जो अपना कॉन्ड्राइटिस वगैरह ये तलछट खोर जानवर है। जैसे केचुआ तलछट खोर होता है, यानी ज़मीन के अंदर चला जाता है मिट्टी खाता हुआ आराम से, जो गोल गोल उसकी आपने देखा हो गोलियां सी जहाँ सुराख होता है उसके ऊपर चारों तरफ पड़ी होती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये केचुआ यहाँ था जो अब नीचे चला गया ज़मीन में। तो अब इस तरह से हमें पता लगाया तेल कहाँ मिला, उसका इस्तेमाल हुआ और आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग का पदार्पण। बंद करो। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ वैश्विक तपिश यानी आलमी हिद्दत। गर्मी बढ़ गई, उसका नतीजा ये निकला कि जलवायु परिवर्तन।
मौसम में तब्दीली। सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई कि जनाब माहौल में आलूदगी। माहौल की आलूदगी से क्या हुआ कि जो जलाने से इसके जो पराली, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, डंठल वंठल फसलों का बेकार, उसको जलाते हैं, उससे एयर पोल्यूशन। ब्रिक क्लीन यानी ईंट के भट्टे बनाए जाते हैं, धुआं ये सब निकलता है, कोयले से जलाया जाता है ना, ईंट पकाई जाती है, उससे निकला धुआं, एयर पोल्यूशन, हवाई यानी हवा में आलूदगी। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है ज़बरदस्त, एफॉरेस्टेशन, जंगल काटे जा रहे हैं, ज़राअत के लिए ज़मीन ली जा रही, जंगल काट काट के, सब ने माहौल को आलूदा किया। नतीजा ये हुआ कि अगर अंटार्कटिक में इसी ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हुआ कि जो क्रिल करके जो मछलियां हैं ये रहती हैं बर्फ़ की, एक तरह से जो समुंदर वहाँ पर है, बर्फीला समुंदर, उसके नीचे रहती हैं। तो एडलीडी या एडलेड, वो एक पेंगुइन्स होती हैं, पेंगुइन की एक किस्म है, एक जानदार पेंगुइन जो आमतौर से मिलता है, वो इन्हीं क्रिल को खा के जिंदा रहता है। और जब ये आइस शीट यानी बर्फ की चादर, गोया के टुकड़ी यानी पानी हो गया, पिघल गई और थोड़ी सी चादर बची बर्फ की, तो उसके नीचे थोड़ी सी क्रिल्स होंगी। नतीजा यह है कि काफ़ी दूर पर वो आपको पानी की चादरें मिलेंगी तैरती हुई समुंदर पर, उसके नीचे क्रिल। अब ये पेंगुइन को बहुत दूर तक मेहनत करना पड़ेगा उन क्रिल को जाने के लिए, तो अपने बच्चों को पालने में उनको दिक्कत होगी और इस तरह से उनकी आबादी कम होगी। अब दूसरा देखिए जनाब, ऑरेंज स्पॉटेड मछलियाँ होती हैं, ये रहा करती हैं चट्टानों में, वो भी ख़ासतौर से मूंगे की चट्टान में यानी कोरल रीफ में। तो अब जब आपके माहौल में गर्मी बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल जलाने से पैदा हुई, कुछ तो जंगल ने बेशक सोख लिया, पेड़ पौधों ने, लेकिन समुंदर में भी सोखा। अब ज़्यादा अगर सोख लिया समुंदर ने, चूँकि ज़्यादा हो रही है, जो सोख नहीं पा रहे हैं अपने पेड़ पौधे, नतीजा क्या हुआ कि ये उसके अंदर एसिड यानी एसिडेशन, अम्लीय जो क्षारीय होता है या नमकीनी के बजाय अब उसमें नमक, उसमें साथ साथ तेजाबियत भी आ गई, एसिडिफिकेशन हो गया। नतीजा ये हुआ कि कोरल जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं वो घुल जाएंगे, उनके रहने की जगह कम हो जाएगी, निवास स्थान इन ऑरेंज स्पॉटेड फाइल फिश के। नतीजा ये कि लीजिए जो इकोनॉमिक दृष्टि से जो इस्तेमाल में आती, उसके ऊपर मछली के कारोबार पर असर। अब देखिए एम्फीबियन, कुछ एम्फीबियन की जाति जो है स्पीशीज वो ख़त्म हो रही हैं। ऐसे ही कुछ अलगी, यहाँ तक कि अलगी जो यूनिसेलुलर एनिमल है, कुछ उसकी स्पीशीज वो भी ख़त्म हो रही इन्हीं सब आलूदगियों से। और अब क्या है कि आदमी को तरह तरह की बीमारियाँ पकड़ रही, सांस की बीमारी, बल्कि इनसे ये जो हवाई आलूदगी है, हवाई यानी माहौल की आलूदगी, इससे जो कोविड-19 जो बीमारियां चल रही हैं उसमें मरने की शरह बढ़ गई है इन्हीं आलूदगियों की वजह से। टेम्परेचर बढ़ा तो लू उसके थपेड़े, यहाँ तक कि कनाडा अमेरिका में भी जनाब लू से कई सौ लोग मर गए। और बल्कि 2050 तक ऐसा अंदाज़ा है कि इस पर अगर काबू नहीं पाया गया तो पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा मौत के मुंह में जाएंगे। नतीजा ये है कि मौत की शरह बढ़ जाएगी। अभी तो खैर सिर्फ ज़राअत की कमी, फसलों पर नुकसान हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, खैर ये सब तो तमाम चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल वक्त नहीं कि बताई जाएं वो। और ये जो है इसके बस बचाव का एक ही तरीका है, वो ये है कि फॉसिल फ्यूल आप कम से कम खर्च करें, पहली चीज़। हालांकि बेशक जैसे अभी बताया कि सूरज के ऊपर ज़बरदस्त वो तूफ़ान आया,
धमाका हुआ, उसकी तस्वीर खींची गई, उसके विकिरण की जहाँ लाखों मील तक पहुंची, ज़मीन पर भी पहुंची, उसका भी असर हुआ। लेकिन ये सब तो खैर कुदरती चीज़ें हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारे हाथ में है, फॉसिल फ्यूल को कम से कम खर्च करना, बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल, जिसमें विंड ऊर्जा और ये जो रिन्यूएबल ऊर्जा और ये टाइडल ऊर्जा यानी समुद्र के लहरों से आप लीजिए ताकत, और ये विंड एनर्जी, वायु यानी हवाई चक्की और हवाई पंखा और हवाई मतलब कहने के ये सब कीजिए। ग्रीनरी, पेड़ पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात को एक तरह से बचा के रखना, और ये जो आपके तमाम फसलों को के जो डंठलों को और पराली को और वेस्ट मटीरियल को जलाया जाता है, वो सबको ना जलाना, ये सब पर हमें ध्यान देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। जैसे हम फिलहाल ये तमाम जो अभी आपको तमाम चीज़ें बताया है, ये आम लोगों के लिए है, कोई साइंसदानों के लिए मैंने नहीं बताया है। वरना साइंसदानों को बताने के लिए तो तरह तरह के डेटा जो रेफरेंसेस से और माखज से भरपूर होने चाहिए, वो सब मुझे बताना होता। ये जनरल पब्लिक को आगाह करने के लिए आसान ज़बान में बताया है, ताकि आप आने वाली नस्लों को अमानत के साथ जो पहले अच्छा माहौल था वो दे सकें। क्योंकि ये तो 13,000 साल क्या, ये तो बस इंडस्ट्रियल इनकलाब के बाद ये सब मुसीबतें आई हैं। और हमें विकास के नाम पर यकीनन बेशक काम करें, लेकिन हमें चाहिए कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत के तौर पर अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण को भी संजो कर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।